Fall, fall, fall. You don't like the falls of market. You avoid the falls. But fall likes you. You can't avoid the falls. This is not the dialogue of your favorite movie KGF. This is the dialogue for your real portfolio KGF. Clear your gold mines route. दोस्तों आज हम जो बात करेंगे ये आपके पोर्टफोलियो क्रिएशन पे होगा। अभी जिस प्रकार से फॉल आ रहा है दोस्तों, ये फॉल ही होते हैं जो हमारे वेल्थ के रास्ते को क्लियर करते हैं। अगर फॉल आएंगे नहीं दोस्तों, वेल्थ इतनी बढ़िया नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए। अगर हमें किसी ने ट्रेन किया है उसमें सबसे बड़ा योगदान फॉल का है। जितने ज़्यादा फॉल देखे उतने ज़्यादा लर्निंग मिली, जितने ज़्यादा फॉल आए उतना सस्ता हम ले पाए। बाकी मंजिल तो फिक्स है। वो मंजिल पे पहुंचने से पहले जितने फॉल आएंगे उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा। दोस्तों वेल्थ का पोर्टफोलियो मैं कैसे क्लियर करूं? एक बहुत पुरानी कहावत शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। क्या ये कहावत सही में सही है? अगर ये सही है तो फिर हम इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, क्या उससे हमें प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेंगे? डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा भी वही करते हैं जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये कहावत भी है ऐसी। तो हम क्या करें दोस्तों? क्या ये सही है कि नहीं है? डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट। दोस्तों ये कहावत बरसों से चली आ रही है और इसका ये मतलब है कि मुझे मेरी सारी जो पूंजी है वो एक दो एसेट में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हर एक एसेट में अगर कुछ रिस्क होता है कुछ रिवॉर्ड भी होता है। सारे एग्स एक बास्केट में इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि अलग अलग एसेट्स के अलग अलग उपयोग हो सकते हैं, अलग अलग एफिशिएंसी हो सकती है। पे अगर कोई सेक्टर, कोई कंपनी, कोई एसेट परफॉर्म नहीं करती है तब मुझे दूसरे एसेट परफॉर्मेंस देंगे। दोस्तों हम जनरली ये कहते हैं कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, आप फिक्स सिक्योरिटी में भी निवेश करो, आप इक्विटी में भी निवेश करो। आप हो सकता है मेटल्स में निवेश करें, हो सकता है लैंड में निवेश करें। ऐसा क्यों? दोस्तों ये वही पुराने डायलेक्ट से कुछ रिलेशन रखता है। दोस्तों 1950 तक भी ये थियरी काफी फेमस थी। 1952 में एक लेख पब्लिश हुआ मिस्टर हैरी का, और वो लेख था पोर्टफोलियो के ऊपर। वो लेख था पोर्टफोलियो सिलेक्शन पे। पोर्टफोलियो सिलेक्शन पे जो वो लेख पब्लिश हुआ 1952 में, 1990 पे दोस्तों उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। होगा इफेक्टिव कि नहीं होगा? दोस्तों उसका नाम था MPT, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। दोस्तों ये थियरी जब उन्होंने बनाई, उन्होंने दो चीजों का पूरा यहां पे ध्यान रखा। एक तो मैं समझूं कि मेरे जो रिटर्न मुझे मिलने वाले हैं उसका एक्सपेक्टेशन, मैं मेरे रिटर्न कितने एक्सपेक्ट करूं। दूसरा, ये रिटर्न के साथ एक और चीज आने वाली है और वो है रिस्क। मेरा कितना रिस्क होता है जब मैं कोई भी XYZ शेयर में या सेक्टर में या कोई एसेट में निवेश करता हूं। तो जब भी हम कोई एसेट, सेक्टर या शेयर में पैसा लगाते हैं, हम अपने आप से पूछ सकते हैं मुझे यहां से कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है। दूसरा, अगर यहां पे पैसा लगाता हूं इसमें मेरा रिस्क कितना है। दोस्तों अगर हमने वो डायलॉग सही से समझा, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसके साथ हमें और एक चीज समझनी चाहिए कि चलो मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन करने में क्या मैंने अपना डाइवर्सिफिकेशन को क्वांटिफाई किया है? क्वांटिफाई यानी क्या? मैं कैसे अपने डाइवर्सिफिकेशन को करके रिस्क से थोड़ा दूर होता हूं, पर साथ में ये डाइवर्सिफिकेशन मेरे रिवॉर्ड पे चुनौती नहीं बनना चाहिए। मैं जब डाइवर्सिफाई करता हूं तो अपने रिस्क को
बैलेंस करने के लिए करता हूं, पर उसके साथ ये डाइवर्सिफिकेशन से मेरा रिवॉर्ड पे ज़्यादा असर नहीं आनी चाहिए, मुझे रिवॉर्ड तो बढ़िया ही मिलने चाहिए। तो ये हम दोस्तों कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टर को अगर चॉइस दी जाए कि आपको ये एसेट में जब पैसा डालोगे आपको 15% रिटर्न मिलेंगे, सिमिलरली ये एसेट, ये सेक्टर या ये कंपनी में डालोगे यहां पे भी 15% मिलेंगे, पर दोनों में 15% अगर मेरे को मिलने वाला है, इन्वेस्टर को दूसरा क्या प्रश्न पूछना है, इसमें मेरा रिस्क कितना है? जो एसेट में अगर मुझे दोनों में सिमिलर रिटर्न मिलने वाले हैं तो मैं वो एसेट सिलेक्ट करूंगा जिसमें रिस्क कम हो। ऐसा ना हो कि दोनों सिमिलर रिटर्न मुझे अच्छे समय पे तो देंगे, पर अगर किसी में रिस्क ज्यादा है तो मैं वो क्यों लूं जबकि मुझे दोनों में सिमिलर रिटर्न मिलने वाले हैं। तो पहली चीज इन्वेस्टर क्या सिलेक्ट करेगा? लो रिटर्न के साथ हाई रिवॉर्ड। मुश्किल है पर फिर भी ये होता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है बाजार में जहां पे हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, रिवॉर्ड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज इन्वेस्टर जो देखते हैं वो होती है यूटिलिटी। मैं ये दो एसेट लेता हूं, दोनों मुझे सेम रिवॉर्ड देंगे, पर एक एसेट मुझे कोई यूटिलाइज नहीं होने वाली है, मुझे कोई रेगुलर इनकम नहीं देती है हो सकता है, या मैं उसको जैसे गोल्ड पहनने में काम लगता है, राइट। लैंड हमें दूसरी प्रोडक्टिविटी दे सकती है हर साल की, शेयर हमें डिविडेंड दे सकते हैं हर साल, पर कुछ एसेट ये सब नहीं देती है। तो इन्वेस्टर जब रिटर्न देखते हैं, रिवॉर्ड उन्होंने देखे कि भाई मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है, रिस्क हमने देखा, साथ में यूटिलिटी को भी ना भूले कि मुझे इसमें से यूटिलिटी क्या मिलने वाली है, राइट। तो मूल बात ये हुई दोस्तों कि मुझे फेयर गेम खेलनी है। फेयर गेम का मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस हो। जब बुरा समय आता है वो समय पे आपकी दूसरी एसेट्स परफॉर्म करती है, आपके पास वो भी होना चाहिए। जब अच्छा समय आता है तब आपकी इक्विटी रिलेटेड एसेट्स परफॉर्म करती है, आपके पास वो भी होना चाहिए। मेरा ये अनुभव है कि मैं खुद ये सोचता था, जब बाजार जबरदस्त बढ़ता था तो मेरे को लगता था ये सब दूसरी एसेट क्या काम की, कितना बढ़िया रिटर्न देता है, हर रोज 10-15% शेयर बढ़ जाते थे, पर वो क्या टिकने वाला था? क्या उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड नहीं था? तो मैं खाली रिवॉर्ड देखता था, रिस्क नहीं देखता था, जो बहुत गलत बात थी, राइट। तो समय ने क्या सिखाया? रिस्क एंड रिवॉर्ड ये दोनों के साथ अपने पोर्टफोलियो को बनाओ, ताकि कुछ भी हो, बढ़िया इकोनॉमी में भी पोर्टफोलियो अपने को रिटर्न दे, बुरी इकोनॉमी में भी पोर्टफोलियो अपने को रिटर्न दे। अब दोस्तों जब भी कोई प्लानिंग करे, तीनों सिनेरियो को ध्यान में रखे। कौन से 3 सिनेरियो आपके सामने दोस्तों आने वाले हैं जैसे जैसे समय बीतेगा। आज मैं यहां पे हूं यू, और आपको कितने बढ़िया रिटर्न मिलने वाले हैं, योर रिटर्न, राइट। वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है ऑप्टिमाइज करना। आप पोर्टफोलियो में कितना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, पर रियल जो उसके वेरिएंस है वो किधर से आने वाले हैं दोस्तों? एक होती है बूम इकोनॉमी। बूम इकोनॉमी हो तो हम समझ सकते हैं कि यहां पे जबरदस्त रिटर्न आते हैं। आपने उम्मीद किए है 15% रिटर्न, 12% रिटर्न, पर ये बूम इकोनॉमी में आप देखते हो कि एकदम तगड़े रिटर्न आते हैं। फिर एक सिनेरियो आता है जब इकोनॉमी होती है नॉर्मल, नॉर्मल इकोनॉमी में नॉर्मल रिटर्न आते हैं। ऐसा भी कुछ समय आता है, आज हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, 10-15 सालों में अगर बूम इकोनॉमी होगी तो नॉर्मल इकोनॉमी भी तो होगी, राइट। तीसरा एक सिनेरियो होता है जिसे कहते हैं रिसेशन। अब आप कहोगे मेरे को तो ये पसंद ही नहीं है, पर ये आने ही वाला है। रिसेशन भी आते हैं, राइट। तो हम जब पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, आज से लेके आने वाले समय तक आपके पैसे मल्टीपल होने वाले हैं, मल्टीपल टाइम्स वेल्थ क्रिएट होने वाली है। पर वो जो होगा उसके बीच में आपको ये तीनों चीजों का सामना करना पड़ेगा। पर हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जब भी कोई भी चीज चल रही हो हम उसी में घुस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब रिसेशन चल रहा होता है, राइट, मैंने भी कई रिसेशंस देखे दोस्तों,
और वो रिसेशंस में शेयर कैसे गिरते हैं। मैंने बहुत से गलत डिसीजन पास्ट रिसेशन में लिए भी थे, 2007 के रिसेशन में, राइट। अब ये जब रिसेशन आता है तो हमें तैयारी रखनी है कि रिसेशन में अगर आप पोर्टफोलियो से ये पूछोगे मुझे कितना कमा के दे रहे हो, तो नहीं चलेगा। रिसेशन में आपके रिटर्न नेगेटिव होते हैं, राइट। पर ये रिसेशन में भी आपकी जो इनकम है, डिविडेंड इनकम, वो चालू रहती है, आपके बैंक में क्रेडिट होते रहते। पर अगर आपकी गाड़ी भाव पे अटकी हुई होती है तो आप डिप्रेस हो जाते हो, राइट। सेकंड, ये रिसेशन में फर्स्ट थिंग आपके रिटर्न नेगेटिव आते हैं, राइट। शेयर आपके जबरदस्त गिर रहे होते हैं। कितने नेगेटिव रिटर्न दोस्तों, ये समय पे पोर्टफोलियो भी 30-35% डाउन हो जाते हैं। आपके जो शेयर है, जो हाई बढ़िया शेयर है, क्वालिटी शेयर, वो भी दोस्तों 50-50% गिर जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो ये सब चीजें रिसेशन में होती है। रिसेशन कहते ही इसको इसीलिए है जब डिमांड कम होती है कुछ कारणों से, जब इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी आती नहीं है, तो आप उम्मीद कर रहे होते हो कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट 20-20% से बढ़े, धंधे 20-20% से बढ़े, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर इकोनॉमी में बहुत सी चीजें होती है। तो कुछ समय ये रिसेशन चलेगा, फिर उसके साथ कुछ समय नॉर्मल इकोनॉमी चलेगी। नॉर्मल इकोनॉमी में आपके शेयर नेगेटिव नहीं होते पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होते, आपको नॉर्मल रिटर्न मिलते जाते हैं, राइट। ये समय पे भी कुछ लोग बोर हो जाते हैं, अरे यार ये तो ठीक ठीक रिटर्न आ रहे हैं। दोस्तों, एक होती है बूम इकोनॉमी, कुछ लोग इसकी भी मायाजाल में फंस जाते हैं। उनका बूम इकोनॉमी में पोर्टफोलियो डबल हो जाता है, 50-50% प्लस हो जाता है, शेयर 200-200% प्लस हो जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि ये मेरा डिसीजन अच्छा था कि मैंने ये शेयर लिया और देखो आज 500% भी रिटर्न मिल रहा है, 5-5 गुने शेयर हो गए। फिर वो शेयर से ऐसा लगता है कि यही शेयर दुनिया का सबसे अच्छा शेयर है। गलत बात है दोस्तों। अगर कोई अच्छा शेयर आधा हुआ है उसमें भी आपका कोई रोल नहीं है। कोई अच्छा शेयर जो आपके पास है वो 5 गुना हुआ है, उसमें भी आपका रोल नहीं है। ये रोल है पूरा इकोनॉमी का, राइट। तो इस चीज को समझे, लगाव में ना आ जाए कि मैं तो यही शेयर इकट्ठा करने वाला हूं क्योंकि इसने मेरे को कमा के दिया, राइट। ये शेयर मेरे सामने इतना गुना हुआ। ये इकोनॉमी की सब बातें होती है दोस्तों। जब इकोनॉमी बूम होती है, घोड़े गधे सब दौड़ते हैं। हमें तय करना है कि हमें किस पे सवार होना है, राइट। सो खाली इसकी मायाजाल में ना पड़े, क्योंकि ये है तगड़े रिटर्न आएंगे पर बाद में नेगेटिव रिटर्न आएंगे इसके बाद, तो इसके लिए भी तैयार रहे। जब ये आता है तभी भी नेगेटिव नहीं हो जाए। आज ये नेगेटिव रिटर्न दे रहे, कल बढ़िया रिटर्न आने वाले हैं। पर ये पूरे तीनों सीजन, रिसेशन, नॉर्मल, बूम, ये सब होते होते आपको यहां पे प्लस 50% रिटर्न मिले, आपको यहां पे नेगेटिव 50% रिटर्न मिले, आपको यहां पे एवरेज 0 से 10% रिटर्न मिले। ये सब चीज करते 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 आपका पोर्टफोलियो कभी जबरदस्त बढ़ जाता है, कभी नेगेटिव रिटर्न में आ जाता है, कभी ठीक 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 बढ़ता है। ये सब करके दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे समय बीतता जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी हम 8 से 10% की तो उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों। इंडिया की इकोनॉमी अगर 8-10% से बढ़ती है, इन्फ्लेशन अभी प्रॉब्लम है, ये वॉर की वजह से इन्फ्लेशन का ही प्रॉब्लम आया है, ये भी कल चला जाएगा। पर आज ये है, आज हमें मानना है कि हम ये मोड पे आ चुके हैं ड्यू टू वॉर दोस्तों। तो वॉर के कारण दोस्तों इन्फ्लेशन हाई होगा, प्रॉफिटेबिलिटी टूटेगी, तो करेक्शन तो रहेगा। पर इससे आपकी जो इन्वेस्टेड कंपनियां हैं, क्या वो प्रॉफिट करनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, अगर आपने क्वालिटी कंपनियों में काम किया है तो, राइट। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो, पहले अपने आप को समझो कि मैं अभी कौन सी स्टेज पे खड़ा हूं और मुझे आने वाले समय में क्या करना है। जैसे मैं एक यहां पे उदाहरण बताता हूं आपको। एक हमारी ऐसी लाइफ स्पान होती है, जो शुरुआत का जो समय होता है हमारा यहां पे 25 to 45, ये होता है दोस्तों एक्यूमुलेशन फेज। ये समय पे हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। हम हमारे जो नेटवर्थ है, ये आपके नेटवर्थ का ग्राफ है।
हमारा ये गोल रहना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए कि ये समय पे हमारी इनकम रहेगी, हम हमारी इनकम में से सेव कर करके एक्यूमुलेट करेंगे तो हमारा नेटवर्थ बढ़िया बनेगा। एक दोस्तों स्टेज आता है 45 से करीबन 60 का हम गिन सकते हैं, सॉरी 45 से 60 का, ये समय पे आपकी इनकम भी बढ़िया होती है, अच्छी इनकम बढ़ चुकी होती है। तो 45 के 60 का जो स्टेज होता है, ये समय को भी और हम थोड़ा एक्सेलरेट करें हमारे नेटवर्थ को बढ़ाने में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन कम कंसोलिडेशन फेज। ये समय पे भी आपकी नेटवर्थ बढ़ती जाती है। दोस्तों पोस्ट 60 हम ये गिनते हैं कि हम रिटायरमेंट की लाइफ जिएंगे, यहां पे हम काम करेंगे नहीं, तो हम नेटवर्थ को वो समय पे हमारे एफर्ट से नहीं बढ़ा पाएंगे, राइट? हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये समय जो रिटायरमेंट के बाद का समय है, हम कौन सा मानेंगे? मैं काम नहीं कर रहा हूं, मुझे बैठे बैठे पैसा चाहिए होगा, मैंने अपने लाइफ में जो अपनी एसेट्स बनाई है उसके द्वारा। तो ये फेस को क्या कहते हैं? ये फेस को कहते हैं स्पेंडिंग फेस। अब अगर आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हो, जल्दी रिटायर, तो जल्दी स्पेंडिंग फेस पे आ जाते हो। लेकिन एक चीज है, जब आप स्पेंड करने लगोगे तो धीमे धीमे नेटवर्थ तो कमानी है, होनी है, राइट? अगर हम स्पेंड करने पे हम अपने पोर्टफोलियो को समझे कि मेरा पोर्टफोलियो, मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में मुझे 12 से 15% के रिटर्न देने वाला है। पोर्टफोलियो यानी खाली स्टॉक नहीं, सब एसेट्स मिला के, राइट? इसलिए मैंने यहाँ 12 भी लिखा है। मान लो 12 या मान लो 10-12, अगर मैंने ज्यादा फिक्स सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और कुछ इक्विटी में, कुछ भी रिटर्न हो, ये आपको समझना है कि आपका पोर्टफोलियो आपको कितना रिटर्न देगा, 10, 12, 15 और 8। अब ये जो स्पेंडिंग फेज जो है, ये स्पेंडिंग फेज में मैं अगर इससे कम स्पेंड करता हूं, मान लीजिए मेरा जो टोटल नेटवर्थ है, मेरी अगर 6% ये जो नेटवर्थ है उसमें से विड्रॉ करके अगर मेरी लाइफ चलती है, तो मुझे पहले तो विड्रॉल 6% की जो रकम मैं लूंगा वो भी सफिशिएंट होनी चाहिए। उसके लिए मेरे को मेरे नेटवर्थ को अच्छी बढ़ानी पड़ेगी, राइट? तो अगर मैं 6% विड्रॉ करूंगा तो मेरे पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कोई साल आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो, आपने 6% विड्रॉ किए तो नेगेटिव रहता है, पर उसके सामने बूम पीरियड भी तो आने वाला है। बूम, नॉर्मल, रिसेशन, सबका मिलावट होती है। तो जो बूम पीरियड में जब अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बढ़ता है, वो सब मिला के ही तो एवरेज बनती है, राइट? मैंने देखा है बहुत बार, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं कितना एक्सपेक्ट करूं, मेरे को तो हर साल का 25-30%, 35% रिटर्न चाहिए, ऐसा उम्मीद करते। मैं भी ये उम्मीद करता था, क्योंकि हमने उस समय एक ही चीज फोकस की होती है, बूम बूम बूम। हम बुरी चीज तो सोच नहीं सकते, तीनों को एवरेज लेके उम्मीद रखनी है, राइट? तो यहां पे ये पूरी फेज में मैंने अपने आप को एक तो सेट किया, उसके साथ ये मैं अभी रब कर देता हूं, यहां पे मैं अपने रिस्क को और रिवॉर्ड को दोनों को समझने का प्रयास करूंगा। यहां पे एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न जो मुझे मिलने वाला है, रिस्क फ्री रिटर्न, RFR, रिस्क फ्री रिटर्न, जो मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो मेरे को इतना मिलने ही वाला है, राइट? जैसे बैंक की एफडी में अगर आपको 5-6% मिलता है, डेट इज योर रिस्क फ्री रिटर्न। इसमें रिस्क क्या है? नहीं है। पर जैसे जैसे मैं ये ग्राफ में ऊपर चढ़ूंगा, मेरे को रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न से ज्यादा, उतना उतना रिवॉर्ड के साथ हमेशा क्या आती है? रिस्क आता है। तो जैसे जैसे मैं रिवॉर्ड की उम्मीद रखूंगा, मेरा रिस्क भी बढ़ेगा। मैं बहुत ज्यादा रिवॉर्ड की उम्मीद रखूंगा तो मेरा रिस्क भी वैसा बढ़ जाएगा, जो भविष्य में स्पेंडिंग साइकिल जब अपनी चालू होगी बिगाड़ सकता है टाइम को। इसीलिए दोस्तों अपने रिवॉर्ड को भी प्रॉपर देखें, रिस्क से मेल करने के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर जाके कूदेंगे तो हाथ पैर टूट सकते हैं, राइट? रिस्क फ्री रिटर्न, इसके ऊपर 10, 12, 15, यस, दिस ऑल आर द रिटर्न विच वी कैन एक्सपेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट एवरी ईयर, राइट फ्रेंड्स? तो जब मैं पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूं, सबसे पहली चीज मेरी क्या होनी चाहिए? एसेट एलोकेशन डिसीजन। लेट मी शो
व्हाट इज एसेट एलोकेशन डिसीजन। अभी जब हमने यहां पे रिस्क और रिवॉर्ड को थोड़ा समझा है, राइट, तो यहां पे हम ये भी समझे कि जब आप अलग 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 सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। अब मुझे एक चीज बताइए, मेरे को अगर दो सेक्टर है, आई एम इन्वेस्टिंग इन वन सेक्टर एंड टू सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर अगर मुझे सिमिलर रिटर्न देने वाले हैं, सिमिलर रिटर्न, तो फिर मैं दो सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों करूं? क्यों, बताइए दोस्तों, कोई कारण बनता है क्या? कोई कारण नहीं बनता है। अगर मुझे दोनों से सिमिलर रिटर्न मिलने वाले हैं तो क्यों ना मैं एक ही सेक्टर में निवेश करूं। लेकिन वो एक ही सेक्टर में निवेश करने से आपका नॉन सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ जाता है। देखो ये जो वॉर आया, ये सिस्टमैटिक रिस्क है। सिस्टमैटिक रिस्क इसे कहते हैं, ये रिस्क आएगा, ये तो ऐसा सब तो आने ही वाला है। लेकिन अगर आपने कोई एक ही सेक्टर में पूरा पैसा डाल दिया सोच के कि मेरे को बहुत डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, वो सेक्टर परफॉर्म करता है तो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन देखो रिवॉर्ड के साथ रिस्क भी है। यहां पे अगर ये दूसरे सेक्टर से परफॉर्मेंस नहीं आता है और मैंने यही सेक्टर में खाली पैसा डाला हुआ है, तो मेरे 10 साल 15 साल 20 साल बिगड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों हम कुछ डिमांडिंग सेक्टर पहले सर्च करते हैं, 1 2 3 ऐसे सेक्टर में पैसे डालें जो हमें तगड़े रिटर्न देने वाले हैं, जो हमें 10, 15, 20% के रिटर्न देने की ताकत रखते हैं। दोस्तों इमर्जिंग इकोनॉमी में ऐसे कई सेक्टर होते हैं, जैसे उसमें एक रिटेल आता है, टेक्नोलॉजी होती है, कई सेक्टर ऐसे होते हैं जो आपको तगड़े रिटर्न दे सकते हैं। आप कोई भी एक सेक्टर में मत डालो पैसा, सेक्टर को भी डाइवर्सिफाई करो ताकि वो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क आपको भारी ना पड़ जाए, राइट। सेक्टर सिलेक्शन के बाद नंबर लगता है दोस्तों कंपनी का। अब कंपनी में आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि मेरे को ये सेक्टर अगर 15% से बढ़ने वाला है, मान लीजिए एक सेक्टर है जहां पे मुझे 15% एप्रिसिएशन की उम्मीद है। अब ये सेक्टर में मैं पैसे डालूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि 15% से मेरे पैसे बढ़ेंगे। यहां पे मुझे 2-3 कंपनियां पसंद आती है, हो सकता है मैं ये 2-3 कंपनियों में पैसा डाल दूं। ये हुआ एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन। हमने कहा डाइवर्सिफिकेशन करना है, पर फोकस्ड डाइवर्सिफिकेशन करना है, ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन नहीं। फोकस्ड डाइवर्सिफिकेशन किसे कहते हैं कि ये सेक्टर है, मान लीजिए बैंक, तो बैंक में कोई एक तगड़ी बैंक सिलेक्ट कर लीजिए, एकदम बढ़िया बैंक जिसकी हिस्ट्री क्लियर हो, जहां का मैनेजमेंट बढ़िया हो, जिसके मार्जिन सबसे अच्छे हैं, जहां पे कोई और प्रॉब्लम नहीं दिखते एनपीए रिलेटेड। कोई कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो, कंपनी में भी यही सब देखो कि किस पे डेप्ट कम है, किसकी पास्ट हिस्ट्री में उन्होंने गड़बड़े नहीं की है, कौन कम पैसे से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है, दोस्तों कौन कंसिस्टेंसी देता है। इन सब पैरामीटर के ऊपर एक आधी कंपनी सिलेक्ट कर दो, हो गया काम। तो आपने डिफरेंट सेक्टर सिलेक्ट किए और उनमें से एक खिलाड़ी आप सिलेक्ट करते चले गए, तो ये डाइवर्सिफिकेशन में फोकस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। ये करने से पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज होता है, बराबर है। तो आपने अपनी एसेट्स को पहले शेयर बाजार नहीं, पहले एसेट्स को प्रॉपर डाइवर्सिफाई किया, एसेट एलोकेट किए, फिर आपने शेयर बाजार में जितना पैसा डालना है वो समझा, वो समझ के अब आप सेक्टर सिलेक्ट कर रहे हो, साथ में खिलाड़ी चुन रहे हो, उसमें से कौन खिलाड़ी बढ़िया पैसे कमा के देगा। दोस्तों ये दोनों चीजें करने से पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज होता है, साथ में इसको रीबैलेंसिंग करें। रीबैलेंसिंग का सीधा मतलब है दोस्तों, आपने उम्मीद रखी है कि यह सेक्टर 15% रिटर्न देगा, राइट। आपने उम्मीद रखी है कि इसमें ये जो कंपनी है ये सबसे बढ़िया रिटर्न देगी। रीबैलेंसिंग का मतलब यह हुआ कि जब कभी आपको लगता है कि मुझे यहां पे और बढ़िया ग्रोथ मिल सके, ऐसा है, डिमांड इसकी और अच्छी आने वाली है, कंपनी नहीं कह रहा हूं, सेक्टर, आप अपने वेटेज को वहां पे थोड़ा बढ़ा सकते हो। ऐसे कुछ सेक्टर जो परफॉर्म नहीं कर रहे, नॉट इन द प्रॉफिटेबिलिटी बट इन डिमांड, वहां पे डिमांड कम होती जा रही है, आपको लगता है कि भविष्य में डिमांड नहीं रहेगी, तो रीबैलेंसिंग में यही करते हैं दोस्तों, वेटेज धीमे धीमे डिक्रीज करते हैं, राइट।
ये करने से क्या होता है दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो और एक्सेलरेट करता है, राइट। तो इसी प्रकार से अगर हम करेंगे, ये प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रहेगा दोस्तों, कोई रिस्क नहीं होता है इसमें। ऐसा कौन सा रिस्क है कि लोग जो कहते हैं शेयर बाजार में मैं तो घायल हो गया, इतना सारा नुकसान, अरे कैसे हो सकता है दोस्त। आपने 100 रुपया ये पोर्टफोलियो में डाला है, अभी नुकसान होकर क्या होगा। मीनवाइल आपको ये 100 रुपये 80 दिखेंगे, 70 दिखेंगे, 60 दिखेंगे, पर आपको जो ये इनकम दे रहा है एवरी ईयर, वो थोड़ी ना बंद होने वाली है। उसके साथ आज अगर ये 60 दिख रहा है तो कल 160 भी तो दिखने वाला है, राइट। खाली पी, लोअर पी पे लेंगे तो वो बाउंस करेगा पर वेल्थ नहीं बनेगा। मैंने यहां पे कहीं पे भी पी की बात की नहीं की। लोअर पी पे खरीदने वाले जो लोग हैं वो बाउंस खाली देखते हैं पर वेल्थ नहीं बनाते दोस्तों। हमें पी यानी वैल्यूएशंस देखने हैं, पर वैल्यूएशन से पहले क्या देखना है, ग्रोथ। सेक्टर में ग्रोथ होता है और क्वालिटी, कंपनियों की क्वालिटी होती है। तो ग्रोथ, क्वालिटी और प्रॉपर वैल्यूएशंस के कॉम्बिनेशन से आपका पोर्टफोलियो गोल्ड माइन जैसा होता है, जहां पे कम रिस्क रहे, जहां पे एक्सपोनेंशियल आपको रिवॉर्ड मिले, कंसिस्टेंट इनकम मिले दोस्तों, राइट। तो ये था दोस्तों पोर्टफोलियो क्रिएशन की ओर पे। दोस्तों मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में क्या देखते हो, ग्रोथ, क्वालिटी, वैल्यूएशंस और कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल दिस 3 थिंग्स। पीयूष पटेल की ओर से दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। अगर आप चाहते हो ऐसे आपको अपडेट मिलते जाए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।